उत्तराखंड के बाद अब देश में भाजपा शासित अन्य राज्यों में भी यूसीसी लागू करने की तैयारी हो रही है। चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ हो, चाहे आसाम की बात हो, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बात को कह दिया है कि वो भी अपने प्रदेश में यूसीसी लागू करेंगे। यूसीसी उत्तराखंड में ये कानून राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी देने के बाद नोटिफाई हो चुका है। अब इसके रूल और रेगुलेशन बनाने का काम चल रहा है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट कमेटी बनी थी और उसमें 5 लोग थे। उन्होंने इस कानून का ड्राफ्ट किया था और उस ड्राफ्ट को उत्तराखंड की धामी सरकार ने विधानसभा में एक दिन का स्पेशल सेशन बुलाकर पारित कराकर राजभवन के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा था। राष्ट्रपति को भेजने के पीछे मंशा ये थी कि चूंकि उसमें कुछ क्लॉज संविधान के कुछ अनुच्छेदों का वायलेट कर रहे थे, तो इसलिए राष्ट्रपति की मंजूरी लेना बहुत ज़रूरी था। वहाँ से वो मंजूरी मिलने के बाद नोटिफाई हो चुका है और अब एक नई कमेटी पिछले 1-1.5 महीने से काम कर रही है, जिसके अध्यक्ष उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह हैं, जो एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य भी थे। वो रूल रेगुलेशन पर काम कर रहे हैं और रूल रेगुलेशन के दौरान आज उन्होंने बातचीत में बहुत सारी चीज़ों का खुलासा भी किया। उन्होंने ये भी बताया कि 1772 में पश्चिम बंगाल के गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग ने सबसे पहले यूसीसी की वकालत की थी और यूसीसी के साथ ही धर्म आधारित कानूनों की वकालत भी उन्होंने की थी। तो वारन हेस्टिंग के बारे में यूसीसी के एक्सपर्ट शत्रुघ्न सिंह ने क्या कहा, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। मोटे तौर पे उनका स्टैंड ये था कि जो धार्मिक व्यवस्थाएं हिंदू और खासकर हिंदू और मुस्लिम के बीच के जो लॉज है, फैमिली लॉज के, वो वैसे ही रहे। एक उदाहरण केवल आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा जो एक तरह से सीरियस भी है और मज़ेदार भी है। ये उदाहरण है सन 1772 में गवर्नर जनरल थे बंगाल के वारन हेस्टिंग्स। बेसिकली उन्होंने व्यवस्था दी कि धर्म के आधार पे जो कानून चल रहा है वो सही है। उनका कहना था कि ऑल सूट्स रिगार्डिंग इनहेरिटेंस, मैरिज, कास्ट एंड अदर रिलीजियस यूसेजेस और इंस्टीट्यूशंस, the laws of Quran with respect to nomadens and those of the Shastra with respect to gentus shall invariably be adhered to। तो सीरियस बात तो ये थी कि धर्म आधारित कानून चलेगा, और जो मैं मजाक के रूप में कर रहा था वो हिंदूज़ को वो गेंटूस बोलते थे। ये आपकी जानकारी के लिए, जो अंग्रेज शुरू में होते। बाद में चल के उन्होंने रिफॉर्म का प्लान लिया, ब्रह्मो समाज आया, प्रार्थना समाज आया। इन सब के माध्यम से उन्होंने नारियों के उत्थान का कार्य प्रारंभ किया। सती को अबॉलिश किया गया 1833 में। हिंदूज विडोज रीमैरिज एक्ट लेके आए 1856 में। चाइल्ड रीमैरिज एक्ट, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन के संबंध में उन्होंने लेजिस्लेशन बनाए। लेकिन उनका मेन स्टांस यही रहा कि किसी प्रकार से हिंदू और मुस्लिम समाज को बांट के रखें। इसका एक उदाहरण है कि आज़ादी के ठीक पहले मुस्लिमों के लिए द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 आया, जिसमें ये कहा गया कि शरीयत की व्यवस्था उनके लिए लागू हो गई। साथ ही उसी समय उन्होंने श्री BN राव, बड़े विद्वान थे, जूरिस्ट थे, उनकी अध्यक्षता, ICS थे, रिटायर्ड ICS, जो उनकी अध्यक्षता में हिंदुओं की जो 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 व्यवस्था थी उसको कोडिफाई करने के लिए कमेटी गठित की। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। और बाय द वे BN राव साहब की जो रिपोर्ट थी बड़ी क्रांतिकारी रिपोर्ट थी। उसमें उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि जॉइंट फैमिली वाला जो हमारा जो कोपासनरी वाला सिस्टम था, जो जैसा मैं बता रहा था, जिसका मूल तो मिताक्षरा लॉ से आता है, इसको समाप्त किया जाए। बच्चियों को, लड़कियों को बराबर अधिकार दिए जाए, डिवोर्स की व्यवस्था की जाए। लेकिन आज़ादी के ठीक पहले की बात है और इस बीच में आज़ादी हो गई, वो रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई। आज़ादी के बाद फिर हिंदू कोड बिल के रूप में 4 बिल आए, जो कि मैरिज एंड डिवोर्स और गार्डियनशिप और इनसे संबंधित थे, अडॉप्शन इत्यादि से संबंधित थे। इससे ज़्यादा काम नहीं हुआ। जहाँ तक मुस्लिम लॉ की बात है तो आज़ादी के बाद ही, उसके बाद में शुरू में तो बता दिया कि उनका काम चलेगा शरीयत के अनुसार। बाद में सुप्रीम कोर्ट की कई व्यवस्थाएं आई, जिसमें शाहबानों का केस और डेनियल लतीफ़ी का केस खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आप लोग जानते हैं कि शाहबानों के केस में ये 125 CRPC के अंतर्गत मुस्लिम महिलाओं को मेंटेनेंस का अधिकार है या नहीं, ये चैलेंज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सही है, 125 CRPC में उन्हें मेंटेनेंस दिया जा सकता है, जिसको अभी भी रिट्रेट किया, जो जिसका मैं जिक्र कर रहा था 2 दिन पहले भी। और उसके बाद राजीव गांधी जी की जो गवर्नमेंट थी उसमें उन्होंने उसको पलट दिया। एक एक्ट लेकर आए 1986 में, जिसमें उन्होंने कहा कि केवल इद्दत पीरियड तक उसको मेंटेनेंस का अधिकार है। बाद में डेनियल लतीफ़ी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इसकी व्याख्या की और ये कहा कि नहीं,
केवल इद्दत पीरियड यानी 3 महीने का जो पीरियड होता है उसके लिए नहीं, मुस्लिम महिलाओं को 125 CRPC के तहत पूरी ताउम्र अगर वो अपने से पैसा नहीं कमा रही हैं, वो निर्भर हैं पति के आय पे, तो उनको मेंटेनेंस की व्यवस्था उनके लिए की जाएगी। ये चीज़ें थी। इसी में 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली गठित हुई तो उसकी कई उप समितियाँ बनी। जो फंडामेंटल राइट्स की समिति थी उसके सामने सबसे पहले ये उसी साल 1946 में ये पेश हो गया था, और उसमें जो BR अम्बेडकर साहब थे, उनके साथ मीनू मसानी साहब थे, इन लोगों ने UCC की पुरजोर वकालत की थी। बल्कि अगर BR अम्बेडकर साहब की बात को लें तो उन्होंने ये कहा था कि द इंडियन स्टेट शुड हैव द राइट, द इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडियन स्टेट, सो दैट they can claim full and equal benefit of all laws and proceedings for the security of persons and property as is enjoyed by other subjects regardless of any usage or custom based on religion। तो इस पे उन्होंने जोर दिया था। बाद में समय समय पर समिति की बैठकों में इसको उठाया गया। आखिरकार जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके सामने बहुत मुखर रूप से इस पर डिबेट हुआ। 2 कैंप में बट गए थे लोग। एक तो कैंप जो BR अम्बेडकर साहब लीड कर रहे थे, जिसमें मीनू मसानी साहब थे और राजकुमारी अमृत कौर थी, कई लोग थे, 4-5 लोग थे, उन्होंने वकालत की थी। मुस्लिम्स की ओर से भी, उनकी ओर से मोहम्मद इस्माइल खान थे, महमूद अली बेग साहब बहादुर थे, नज़ीरुद्दीन अहमद साहब थे, फौकर साहिब बहादुर थे। इन लोगों ने उसको अपोज़ किया था। तो उसका लॉजिक ये दिया था बेसिकली कि ये मेजॉरिटी द्वारा माइनॉरिटी के ऊपर अपने चॉइसेस को थोपा जा रहा है। उसको काटते हुए उन्होंने कई आर्ग्यूमेंट्स पेश किए थे जिसमें उन्होंने UCC की पुरजोर वकालत की थी। खैर, जो भी उसके बाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में तो यही आया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का भाग बनेगी और स्टेट शैल एंडेवर, ये शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। UCC की पृष्ठभूमि में बहुत सारी घटनाएं छिपी हुई है। 1804 में नेपोलियन फ्रांस में सबसे पहले UCC लेकर आए थे। UCC यानी समान नागरिक संहिता, यानी सभी लोगों के लिए समान कानून, एक जैसा कानून। तो फ्रांस में नेपोलियन सबसे पहले उसको लेकर के आए थे। उसके बाद अजरबैजान, इंडोनेशिया से लेकर के 10 अलग अलग देशों ने अलग अलग समय पर अपने देश में UCC जैसे कानून को लागू किया। ऐसे तमाम देश थे। तो नेपोलियन ने सबसे पहले ये पहल की और 1804 में उन्होंने वो कानून फ्रांस में लागू कर दिया था। तो इस बारे में भी शत्रुघ्न सिंह ने बहुत विस्तार से बताया, और किस देश में कब कब UCC लागू हुआ और क्या क्या चीज़ें उस पर रही। तो आप सुनिए, शत्रुघ्न सिंह ने विस्तार से सारी चीज़ें बताई हैं। के बारे में चैप्टर 7 में ये लिखा गया है कि समिति ने 12 देशों के फैमिली लॉज के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये 12 देश हैं: टर्की, सऊदी अरेबिया, अजरबैजान, नेपाल, फ्रांस, जर्मनी, जापान, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। इसमें 1-2 केवल आपके का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक मोटी बात यह है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है मॉडर्न टाइम में, पुरानी बात छोड़ दी है, मॉडर्न टाइम में पहली बार फ्रांस में इसको नेपोलियन लेके आए थे। उन्होंने सन 1804 में फ्रांस में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था। उसके तर्ज पे बाद में कुछ लोगों ने अपने देश में भी लेके आए। इनफैक्ट 100 साल बाद जर्मनी में और स्विट्ज़रलैंड में। इन तीनों कोड से प्रभावित होकर यूरोप के कई कंट्रीज़ ने अपने अपने देशों में सिविल कोड की व्यवस्था की थी। काफ़ी कुछ इंस्पिरेशन इन्हीं तीनों कोड से उनके अंतर्गत था। तो टर्की में जब कैलिफेट समाप्त हो रहा था और नई व्यवस्था लागू हो रही थी सन 1926 में, तो 1926 में टर्की, जो यूरोप और एशिया दोनों के बीच की कड़ी के रूप में जो कंट्री है, वहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया। टर्की मुस्लिम बाहुल्य देश है, लेकिन उनका जो कोड 1926 में आया, उन्होंने उस कोड में सन 1926 में जेंडर इक्वालिटी की बात की, पॉलीगेमी को बैन करने की बात की, शादी में दोनों पति पत्नी को इक्वल राइट्स ऑफ डिवोर्स की बात की। 1926 की बात कर रहा हूँ। और वो व्यवस्था चलती रही। उन्होंने शादी के लिए लड़कियों की मिनिमम एज भी, जो कि शरीयत में यह है कि जब जैसे लड़की प्यूबर्टी पे पहुंचती है शादी योग्य हो जाती है, एक व्यवस्था है, उसको उन्होंने कोडिफाई किया और कहा कि 15 साल से कम की लड़की और 17 साल से कम के लड़के की शादी नहीं हो सकती।
जो बाद में चल के उन्होंने 2002 में चेंज किया और इसको 18 साल कर दिया। तो ये तो टर्की की बात हो गई। एक मामला मैं आपको जर्मनी का बताना चाहूँगा। जर्मनी के का जो कोड है, जर्मनी के कोड में कहा गया है कि अ मैरिज मे नॉट बी एंटर्ड बिटवीन रिलेटिव्स इन डायरेक्ट लाइन बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द होल ब्लड एंड ऑफ द हाफ ब्लड, यानी लीनियल डिसेंडेंट्स के बीच में शादियाँ नहीं होंगी। हमारे जो कोड है इसमें भी यही व्यवस्था की गई है। लीनियल डिसेंडेंट्स के बीच में शादी, कजन्स का मामला लीनियल डिसेंडेंट का नहीं हुआ, थोड़ा अलग हटके हुआ। वो हमारे यहाँ भी कई जगह धर्मों के अंतर्गत, हिंदू धर्म में भी कई जगह परमिसिबल है, हमारे यहाँ भी उत्तराखंड में भी कई इलाकों में परमिसिबल है। तो उसकी हमने प्रोवाइजो के साथ व्यवस्था की है, जब आप एक्ट पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। दूसरी बात उन्होंने कही, इसी प्रकार से सक्सेशन की बात की। हमारे एक्ट में प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप की बात की गई और सक्सेशन में डिग्रीज ऑफ नियरनेस की बात की गई। ये व्यवस्था उनके यहाँ भी थी। बांग्लादेश का जो कोड है वो भी एक इंटरेस्टिंग रीडिंग करता है। इनफैक्ट सन 1961 में जब पाकिस्तान विभाजित नहीं हुआ था तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लाई थी 1961 में, जिसको उन्होंने मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का नाम दिया था। और उसका मैं इसे पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें एक व्यवस्था ये थी कि हलाला की व्यवस्था, जिसके अंतर्गत मुस्लिम महिला अगर तलाक उसका हो जाता है और फिर अपने पति से शादी करना चाहे तो ये कहते हैं कि उनको किसी तीसरे व्यक्ति से शादी करनी पड़ेगी, तभी वो अपने पूर्व पति के पास जा सकती है। उसको उन्होंने समाप्त किया और उन्होंने कहा कि वो बिना किसी तीसरे व्यक्ति से शादी किए हुए वापस अपने पति से शादी कर सकती है। ये बात बांग्लादेश की मैं कर रहा हूँ। ये इसलिए सुना रहा हूँ कि अलग अलग देशों में ना अलग अलग किस्म की व्यवस्थाएँ हैं। इंडोनेशिया, जहाँ की काफ़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, वहाँ भी उन्होंने कहा कि पॉलीगेमी अगर अलाउ करेंगे तो बिना जुडिशियल इंटरवेंशन के नहीं करेंगे, आपको कोर्ट के सामने जाना पड़ेगा पॉलीगेमी की का परमिशन लेने के लिए। तो ये सब एक इंटरेस्टिंग रीडिंग होती है जो हमारे थॉट प्रोसेस को अफेक्ट करती है। चैप्टर 8 पब्लिक कंसल्टेशंस के बारे में है, जिसके बारे में मैं संक्षेप में बताऊंगा। चैप्टर 9 जो लॉ कमीशन का एक कंसल्टेशन पेपर था जो काफ़ी चर्चित रहा, जो उन्होंने 2018 में लिखा था, और उन पे उन्होंने ये समीक्षा की थी कि द यूसीसी इज़ नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस टाइम। बेसिकली इस प्रकार की बात की थी। उसका परीक्षण किया समिति ने और फिर संविधान की व्यवस्थाओं का परीक्षण किया, फंडामेंटल राइट्स का परीक्षण किया और आदरपूर्वक उनके विचार से असहमत होते हुए समिति ने कहा नहीं, अभी उत्तराखंड के कम से कम परिप्रेक्ष्य में समिति मुतमईन है कि यहाँ यूसीसी लागू होनी चाहिए और समिति ने उसके विपरीत अपना मत प्रकट किया। चैप्टर 10 कोड के सेलेंट फीचर्स के बारे में, उसके बारे में चूँकि कोड ऑलरेडी प्रख्यापित हो चुकी